नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आज हमारा टॉपिक होगा समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह है। ठीक है, इस टॉपिक को रीड करने से पहले हम एक बार इसको मैप पर पढ़ेंगे, इसकी अवस्थिति जानेंगे। तो देखिए, यह हमारा दक्षिण भारत का मैप, जिसमें समुद्र तटीय मैदान को विशेषतया हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला पूर्वी, ठीक है, कौन सा पूर्वी, और ये है पश्चिमी। ये पश्चिमी, जो अरब सागर है इस तरफ पश्चिमी और जो बंगाल की खाड़ी है उस तरफ पूर्वी। अगर बात करें हम इसके फैलाव की, तो देखिए जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट ये यहाँ पश्चिम बंगाल से होता हुआ, बीच में ये आ गया गंगा का मुहाना, पश्चिम बंगाल से होता हुआ ये उड़ीसा, और लास्ट में यह है तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, ठीक इसी तरह जो पूर्व ये पश्चिम का तटीय मैदान है, समुद्र तटीय मैदान, ये गुजरात में देखिए आप, गुजरात से लेके वो ही तमिलनाडु तक इसका कुमारी अंतरीप तक फैलाव है। अगर हम बात सीधी सीधी करें तो पूर्व के जो तट है उसको दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी वाला उत्तरी सरकार, जिसको आप देख रहे होंगे उत्तरी सरकार, और दक्षिण में जो है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक इसी तरह पश्चिमी तट को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। जो उत्तर वाला है इसका कोंकण नाम है, और जो दक्षिण वाला है इसका मालाबार तट नाम है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मालाबार तट। अब अगर हम बात करें कुछ नदियों की, तो ये भी देखिए आप, नदियां भी देखिए। पूर्व वाला जो तटीय भाग है उड़ीसा के ऊपर देखिए आप, जस्ट यहाँ दामोदर नदी अपना मुहाना बनाती है। ठीक उसके दक्षिण में स्वर्ण रेखा, फिर महानदी अपना मुहाना बना रही है। यहाँ पर है चिल्का झील, जो कि आपको दिख रही होगी, इसका जिक्र हम चैप्टर में करेंगे, चिल्का झील। और ये उत्तरी सरकार तट के जस्ट नीचे दक्षिण में गोदावरी नदी अपना मुहाना बना रही है। कौन है? गोदावरी नदी। और ठीक नीचे यानी दक्षिण में कृष्णा नदी का मुहाना है। फिर कौन है? यहाँ पर कावेरी नदी, और इस प्रकार वैगई नदी तक यह दक्षिण में फैला हुआ है। अगर बात करें हम ये पश्चिमी मैदान की, तो पश्चिमी घाट पर देखिए आप, माही नदी खंबात की खाड़ी में गिर रही है। फिर कौन है? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, अरब सागर में पानी डालने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां फैली हुई है, और इस प्रकार ये इसका फैलाव है तमिलनाडु के कुमारी अंतरीप तक। बाकी जो पठार हैं उनके बारे में हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाकर इसको देखिएगा। ये मैप में सीधी सीधी लोकेशन जानी है हमने, बाकी हम चैप्टर को रीड करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं समुद्र तटीय मैदान से। तो देखिएगा, जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का जो पठार है इसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं हम। कौन कौन से? पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इन दोनों तटीय मैदानों का निर्माण या जो तटवर्ती भागों के समुद्र तल से ऊपर उड़ जाने या नदियों द्वारा मिट्टी के जमने से हुआ है। इन दोनों तटों का निर्माण या तो तटीय मैदानों का समुद्र तल से कुछ ऊपर उड़ जाने के कारण, आपको पता है भूगर्भीय हलचलें होती रहती है, तो उस दौरान जो कुछ भूभाग हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं, कुछ नीचे धंस जाते हैं। तो बात करें इन तटवर्ती मैदानों की, तो या तो ये कुछ ऊंचे उठे हुए भाग हैं, या फिर नदियों के द्वारा यहाँ मिट्टी के जमने से इनका निर्माण हुआ है। इनको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं हम, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा है अच्छे से। पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करें तो देखिए, ध्यान रखना अच्छे से
यह मैदान खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। कौन? पश्चिमी तट मैदान की बात कर रहे हैं पहले। खंबात की खाड़ी गुजरात वाली, खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मूल भारत का, ठीक है, मूल भारत की बात कर रही हूं। मूल भारत की भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो है कुमारी अंतरीप, तो वहां तक फैलाव है इसका। चौड़ाई की बात करें तो 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर ही चौड़ाई है इसकी, मात्र कम चौड़ाई है। और अधिकतम ऊंचाई इसकी 180 मीटर यानी 180 मीटर है। आगे आइए, लंबी और संकड़ी अनूप झीलें पाई जाती है यहाँ। पश्चिमी तट की बात हो रही है, यहाँ कुछ झीलें पाई जाती है, इनको अनूप झीलें कहते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे हम अनूप झीलों की। किसे कहते हैं अनूप झीलें? देखिए, नदियों के मुहानों पर समुद्री धाराओं या फिर पवनों के द्वारा जो बालू मिट्टी का ढेर बना दिया जाता है, जो लहर बना दी जाती है समुद्रों के द्वारा, उस लहर के द्वारा जो भूभाग की तरफ वाला जो जल क्षेत्र होता है वो अलग हो जाता है बाकी के समुद्र से, ठीक है, बाकी के समुद्र से कुछ अलग हो जाता है और उसे कहते हैं अनूप झील। देखिए जरा, अगर ये समुद्री भाग है, ये वाला समुद्री भाग है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे अंदर तक भूभाग ऐसे कुछ अंदर तक जाकर एक झील बन जाती है, ये वाली झील। और यहाँ पर कुछ अवरोध डाल दिए जाते हैं, चाहे वो पवनों के द्वारा हो या फिर समुद्री लहरों के द्वारा हो। यहाँ बालू मिट्टी इकट्ठी कर दी जाती है, तो ये वाला जो जल स्रोत है इसका कनेक्शन हट जाता है बाकी के समुद्र से, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं अनूप या फिर लैगून झील। समझ आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़िए, कोचीन बंदरगाह ऐसी ही एक अनूप झील पर स्थित है। कोचीन केरल में जो बंदरगाह है उसकी बात हो रही है कि एक ऐसी ही अनूप झील पर इसकी अवस्थिति है। मुंबई और मंगलोर तट भी इस तट के, मुंबई और मंगलोर जो बंदरगाह हैं वो भी इस तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से? मुंबई या फिर मंगलोर, ये दोनों यहाँ के मुख्य इंपोर्टेंट बंदरगाह है इस तट के। पश्चिमी तट की बात हो रही है। यह मैदान उत्तर में चौड़ा, फैक्ट आते हैं यहाँ से, ध्यान रखना, आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 4 लाइनें डाल देंगे, क्या उत्तरी मैदान चौड़ा है, क्या पश्चिमी मैदान चौड़ा है, क्या ये उत्तर से, क्या यह दक्षिण से, संकड़ा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, कुछ भी डाल देंगे। आपको गलत सही की पहचान करनी होगी वहां, तो ध्यान रखिएगा एक एक लाइन पर। यह मैदान उत्तर में चौड़ा होकर नर्मदा ताप्ती का मैदान बनाता हुआ गुजरात तक चला जाता है। मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा था, इस मैदान के यानी पश्चिमी तटीय मैदान की बात हो रही है कि उत्तरी भाग को कोंकण बोल देते हैं और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। उत्तम जलवायु है यहाँ की, उपजाऊ मिट्टी और चावल की उपज और औद्योगिक विकास के कारण तथा व्यापार की सुविधाएं होने के कारण सघन जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। ये हो गया अपना पश्चिमी तटीय मैदान। अब हम बात करने वाले हैं पूर्वी तट के बारे में, ठीक है। तो आइए पूर्वी तट की बात करें तो देखिए, ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। कहाँ है इसकी अवस्थिति? ये बता रहे हैं कि जो पूर्वी घाट है, ठीक है, हमने जो कल के चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें पूर्वी घाट देखा था हमने, विभिन्न पठारों को देखा था दक्षिण के, तो उनकी बात हो रही है कि जो पूर्वी घाट है और बंगाल की जो खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की जो खाड़ी समुद्र है, उन दोनों के बीच में पूर्वी तटीय मैदान है। अगर हम इसका विस्तार की बात करें तो ये उड़ीसा से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैले हुए हैं। ये पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, तो ध्यान रखना कौन से मैदान, कौन सा जो तट है वो ज्यादा चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ज्यादा चौड़ा है। तो कितनी चौड़ाई है इसकी? 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक
जबकि अभी हमने बात की थी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई औसत 64 किलोमीटर है, ठीक है, 64 किलोमीटर थी, जबकि यहाँ 160 से स्टार्ट हो रही है, 160 से लेकर कहीं कहीं तो 480 किलोमीटर तक भी इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये उसके बजाय ज़्यादा चौड़ा। देशांतरीय आधार पर यह है मैदान। अब देखिए आप, यहाँ आधार हर जगह, हर बंटवारे में, हर विभाजन में आधार होता है एक, उस आधार को ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो देशांतरीय आधार पर इस मैदान को 2 भागों में बांटते हैं। अगर बात करें हम निचले भाग की, तो यहाँ नदियों के द्वारा डेल्टा, कौन सी नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पठार के ऊपरी भागों पर कांप मिट्टी लाकर बिछा दी है, ठीक है। और बालू की ढेरों की यहाँ लंबी लंबी श्रृंखलाएं मिलती है जो लहरों द्वारा बनाई गई है, ठीक है। समुद्र के निकटवर्ती भागों में यहाँ बालू की लंबी लंबी श्रृंखलाएं मिलती है जो किसके द्वारा बनाई गई है, लहरों द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा बनाई गई है ये श्रृंखलाएं। इन ढेरों में घिरकर, देखिए, इन ढेरों में घिरकर चिल्का और पुलिकट जैसी छिछली झील या फिर लेगून झील बन गई है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि जो समुद्र ने जो लहरें बनाई है, इन लहरों में घिरकर जो झीलें बनी है, उनको कौन कौन सी झीलें हैं, जैसे कि चिल्का, पुलिकट, और इन झीलों को बोलते हैं हम लेगून झील। अगर बात करें हम ऊपरी, इसका जो ऊपरी भाग है किसका, पूर्वी तटीय मैदान का, जो देशांतरीय आधार पर हम निचला भाग और ऊपरी भाग 2 भागों में बांटकर हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो ऊपरी भाग है वहाँ कांप मिट्टी के अवशिष्ट मैदान हैं, ठीक है, जो अधिकांश नदियों की ऊपरी घाटियों में है। यह मैदान कहीं कहीं नदियों द्वारा जमा की हुई उपजाऊ मिट्टी से ढके हैं, ठीक है, तथा शेष भागों में पुरानी चट्टानें स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। इसके उत्तरी भाग में, किसके उत्तरी भाग में, पूर्वी तट की बात हो रही है, इसके उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकारी तट, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन से, चेन्नई और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख बंदरगाह इसी तट पर अवस्थित हैं। ये हुआ हमारा मोटा मोटी पूर्वी तटीय मैदान। अब कुछ महत्व जान लेते हैं इस तट का, दोनों तटों का, ठीक है, जो समुद्री तट हैं इनका महत्व है। तो देखिए, चावल की खेती यहाँ व्यापक होती है क्योंकि ये उपजाऊ भाग है, और इन तटों पर नारियल, काजू, सुपारी, रबर और ताड़ के बागान पाए जाते हैं, ठीक है। नारियल, काजू, सुपारी, रबर और ताड़ के बागान यहाँ पर मिलते हैं। और मालाबार तट तथा पूर्वी नदियों के डेल्टाई भागों पर यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती है, और यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह तो है ही हैं अपने, जिनसे क्या होता है, आयात निर्यात और व्यापार होता है विदेशों के साथ। यहाँ नमक भी बनाया जाता है। और पश्चिमी तट पर केरल में इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, अधिकतर पेपर्स में आप उठा के देखिए, यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ ही जाता है। तो देखिए, पश्चिमी तट पर, यानी कहाँ, केरल की बात हो रही है, पश्चिमी तट में भी केरल की बात हो रही है, वहाँ मोनोजाइट जैसा आणविक खनिज पाया जाता है, ठीक है, जो कंप्यूटर चिप्स बनाने में काम आता है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर चिप्स बनाने में इसका काम होता है, किसका, मोनोजाइट का, और यह है आणविक महत्व का खनिज है, बहुमूल्य खनिज है। ये कहाँ मिलता है, केरल के तट पर, ठीक है। आगे आइए, 6 नंबर पॉइंट है कि यह पर्यटन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट स्थान है। कौन कौन से, देखिए आप, पणजी, वास्को डी गामा, मडगांव, ये मझगांव भी है यहाँ, इसको मझगांव बोलते हैं, जुहू, चेन्नई और पुरी जैसे आदि सामुद्रिक जो तटीय मैदान हैं, ये है पर्यटन के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब बात आती है द्वीप समूहों की, ठीक है। तटीय मैदान को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ लिया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे द्वीप समूह है। जैसा कि आप जानते हो कि अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, तो इनके बारे में भी थोड़ी चर्चाएं करें हम।
यद्यपि भारतीय तट अधिक कटे फटे नहीं हैं, तथापि इनके निकट कई द्वीप हैं। फिर भी इनके निकट कई द्वीप हैं। स्थिति के अनुसार इन द्वीपों को 2 भागों में बांटते हैं। स्थिति के अनुसार किस आधार पर बांटा गया है? स्थिति, लोकेशन के आधार पर, या इन स्थिति के अनुसार इन द्वीपों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कहाँ लोकेटेड हैं ये चीजें, ये द्वीप कहाँ अपनी लोकेशन रखते हैं, कहाँ लोकेटेड हैं, इसके आधार पर हम 2 भागों में, कैसे, कौन कौन से, या तो तटीय द्वीप या फिर कुछ दूर पर जो होते हैं उसको बोलते हैं दूरस्थ द्वीप। ठीक है, डिस्टेंट आइलैंड, यानी थोड़े दूर होते हैं तटों से काफी, उनको दूरस्थ बोला गया है। और जो द्वीप किनारों के जस्ट पास में या थोड़ा सा पास में हो, यानी थोड़ी ही दूरी पर हो, उनको बोला गया है तटीय द्वीप। 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम तटीय द्वीप की बात करें तो देखिए, कांप मिट्टी के द्वीप हैं ये, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। तटीय जो द्वीप हैं, कोस्टल जो आइलैंड हैं, उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन से? एक तो कांप मिट्टी के द्वारा निर्मित द्वीप, और दूसरे कौन से? पथरीले द्वीप। ठीक है, पथरीले द्वीप। तो सबसे पहले बात करेंगे कांप मिट्टी के द्वीप। तो कांप मिट्टी के द्वीपों की बात करें तो ऐसे द्वीप पूर्वी तट पर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कांप मिट्टी वाले जो द्वीप हैं वो पूर्वी तट पर अधिक हैं। चिल्का झील के निकट बहासरा मांडला जो द्वीप है जो कि पथरीला है, ध्यान रखना ऐसी चीजों का। बहासरा मांडला, सबसे पहले तो ये है कहाँ? ये चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा जो स्टेट है अपना, उड़ीसा राज्य है, उसमें एक खारे पानी की अनूप झील है। ठीक है, खारे पानी की एक लेगून झील है उड़ीसा में, चिल्का। ठीक है, इसके निकट बहासरा मांडला द्वीप है जो कि पथरीला है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूर्व तट के जो द्वीप हैं वो कांप मिट्टी वाले द्वीप हैं। हुगली नदी के मुहाने पर, अब देखिए आप कौन कौन से द्वीप हैं। हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? सागर द्वीप। महानदी और ब्राह्मणी डेल्टा में शॉर्ट द्वीप। ठीक है, और उसके मुहाने पर, महानदी और ब्राह्मणी की डेल्टा की बात करें, यानी भूभाग की तरफ की बात करें, तो वहां तो है एक शॉर्ट द्वीप। ठीक है, किस नाम से? शॉर्ट द्वीप। महानदी और ब्राह्मणी के डेल्टा की बात हो रही है, शॉर्ट द्वीप। और मुहाने की, इन नदियों के मुहाने की बात की जाए तो वहां है व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये कौन से हैं? सब कांप मिट्टी वाले तटीय द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में अगर हम बात करें तो राम सेतु या फिर आदम का पुल है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु या आदम का पुल, और रामेश्वरम का पाम्बन द्वीप, मन्नार की खाड़ी, क्रोकोडाइल अंडा और कोटा द्वीप कांप मिट्टी से ही बने हुए हैं। यहाँ ये हैं कुछ इस तट के मुख्य मुख्य कांप मिट्टी द्वारा निर्मित द्वीप जो कि मेंशन किए हुए हैं। इन द्वीपों में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, और क्वेश्चन में दे देंगे आपको कि कौन से प्रकार के ये द्वीप हैं, कांप मिट्टी के पथरीले द्वीप, उनमें से आपको अलग करना होगा, या फिर तटीय या दूरस्थ वहां से अलग करना होगा, या फिर पूर्वी द्वीप या पश्चिमी द्वीप तो भी आपको अलग करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन आपके लिए काम की है, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है। नंबर 2 पर इसमें पथरीले द्वीपों को रखा गया है। तो ऐसे द्वीप जो कि अधिकांश ये पश्चिमी तट पर, बालू मिट्टी वाले कहाँ थे? पूर्वी तट पर, और ये वाले कहाँ हैं? पश्चिमी तट पर। तो मुंबई के निकट हैनरे, कैनरे, बुच्चर, एलिफेंटा और पिजन द्वीप मुंबई के निकट हैं ये सब। ठीक है, और काठियावाड़ तट की बात करें हम गुजरात में तो वहाँ पीरम और भैंसला आदि पथरीले द्वीप हैं। ये बात हो गई कांप मिट्टी और पथरीले द्वीपों की। नंबर 2 पर आते हैं दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ द्वीप की बात करें तो देखिए, इस वर्ग में वे द्वीप सम्मिलित हैं जो तट से काफी दूर हो। ठीक है, कौन से? यानी जो तट से दूर हो, और संरचनात्मक दृष्टि से भी इनको भी क्या 2 उपविभागों में बांटते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से बांटा गया है। तो पहला वाला कौन सा है? पर्वतीय द्वीप। ठीक है, ये वो द्वीप हैं जो डूबी हुई पर्वत श्रेणियों के समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भागों में बनते हैं। ठीक है,
आपको पता होगा कि जिस प्रकार धरातल पर पर्वत चोटियां हैं, उसी प्रकार समुद्र में भी बहुत सारी पर्वत हैं, चोटियां हैं। तो काफी बहुत सारे होते हैं जो अंदर डूबे रहते हैं पानी में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बाहर निकले होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं। कहाँ से? समुद्र तल से। तो उनको बोल देते हैं पर्वतीय द्वीप। बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बंगाल की खाड़ी वाला अपना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इसी का उदाहरण है। किसका? पर्वतीय द्वीप और दूरस्थ द्वीप का। अराकान योमा नामक जो श्रेणी है म्यांमार से निकलने वाली, ध्यान रखना, अराकान योमा नामक श्रेणी जो कि म्यांमार के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में डूब गई है। अराकान योमा, अगर भूगर्भिक चट्टानों की बात की जाए तो ये भी एक हिमालय की श्रृंखला है, ठीक है, हिमालय की श्रृंखला है। इससे जो ऊंचे भाग समुद्र तल से ऊपर रह गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 200 छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित हैं जो कि 350 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं। फैलाव कितना? 350 किलोमीटर। और द्वीप कितने लगभग छोटे बड़े सभी शामिल करें तो लगभग 200 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार वाले टोटल जो द्वीप हैं वो 200 द्वीप। और बात करें अगर हम 10 डिग्री चैनल की, 10 डिग्री जल मार्ग की, तो वो जो चैनल है ये निकल रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को बीच से अलग करता हुआ, ठीक है। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल पढ़ेंगे हम लक्षद्वीप की ओर, ठीक है, जबकि 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। ओके, आगे ब पर दिया है प्रवाल द्वीप, ठीक है। जो पर्वतीय द्वीप और परवाल द्वीप, दूरस्थ द्वीपों को 2 भागों में बांटा था, उनमें से पर्वतीय अभी हमने देखा। नंबर 2 पर है प्रवाल द्वीप। तो अरब सागर में, अब बात हो रही है अरब सागर की, ठीक है। अंडमान निकोबार के लिए बंगाल की खाड़ी में पढ़ा था हमने, अब बात हो रही है अरब सागर में। जो केरल के तट के पश्चिम की ओर हमारा जो लक्षद्वीप है वो एक ऐसा ही द्वीप है। कैसा? प्रवाल द्वीप, ठीक है। लगभग 21 वर्ग किलोमीटर में फैलाव। और लक्षद्वीप, अमीन द्वी, मिनिकॉय, कवरती, इलाची द्वीप आदि इसमें शामिल हैं। ये सभी ध्यान रखना आप, यहाँ ये सभी प्रवाल द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, कैसे हैं ये? प्रवाल द्वीप हैं। और कुछ मुख्य बातें हैं इन द्वीपों की, यानी इन द्वीपों का महत्व है अपने लिए क्या है वो भी देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो है कि जलवायु सम है, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का गजब है और इसीलिए यह पर्यटन के आकर्षण के अंदर बने रहते हैं। यहाँ पर जैविक विशिष्टता पाई जाती है। आपको पता होगा कि हमसे यहाँ का जो जीव है और उसका जीवन है वो कुछ विशिष्ट होता है। व्यापारिक जलयानों को ईंधन, संक्षिप्त विश्राम, यानी थोड़ा सा बीच में अगर विश्राम करे तो वो, और संकटकालीन स्थिति में शरण देने के लिए इनका विशेष योगदान है। इम्पोर्टेंट है ये द्वीप। क्यों? क्योंकि हमारे जो जलयान होते हैं वो एक तो थोड़ा सा वहाँ रेस्ट कर लेते हैं, बीच में ईंधन दे लेते हैं अपने जलयानों को, और संकट काल के समय ये अपना शरण वहाँ ले सकते हैं, इसलिए इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है अपने लिए। हिंद महासागर में विशिष्ट स्थिति होने के कारण, बहुत सारे जल मार्गों का केंद्र होने के कारण इनका सुरक्षात्मक महत्व भी है। ओके, कुछ विदेशी ताकतों द्वारा हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाए जाने के कारण इनका जो नौसैनिक महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें यूं ही लग रही है कि किताब से क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, तो मैं आपको बार बार बोले जा रही हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप छोटी से छोटी एग्जाम दे लो और बड़ी से बड़ी RS तक की एग्जाम दे लो, IAS तक की एग्जाम दे लो, सब में यहीं से आता है। ये सब अगर आपने याद कर लिया और यहाँ से आपने सब कुछ यूं का यूं डाल दिया, लिख दिया, तो कहीं नंबर नहीं कटने वाले। तो मैं बार बार आपका ध्यान इस ओर इंगित करना चाह रही हूँ कि आपको इस किताबों से बहुत अच्छे से
पढ़ना चाहिए ध्यान देकर एक एक पॉइंट को। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमने पार्ट में काफ़ी अच्छे से चैप्टर में रीड कर लिया है। बाकी अगर आप एक बार देखना चाहो तो फिर से इसको देख लीजिएगा। अब आगे हैं क्वेश्चन, तो हम जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच जो भू आकृतिक भाग विस्तृत है उसको क्या बोलते हैं? हमने अच्छे से ही पढ़ा है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जो भूभाग बन रहे हैं, भू आकृतियां बन रही है जो हिमालय की, उनको अच्छे से पढ़ा हुआ है। सिंधु से सतलज, कौन सा? पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच कौन? कुमायूं। कुमायूं, ठीक है, तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा? कुमायूं हिमालय, ठीक है। और अगर हम बात करें काली और तीस्ता के बीच की, तो काली तीस्ता के बीच में नेपाल, तीस्ता और फिर ब्रह्मपुत्र के बीच में हमारा असम हिमालय। तो ये चारों हिमालय हो गए। बात करें व्हीलर द्वीप की, तो ये कौन सा द्वीप है? ये अभी हमने पढ़ा था कि व्हीलर जो द्वीप है ये एक, सबसे पहले तो बात करें क्या ये दूरस्थ है या फिर तटीय, तो हम कहेंगे कि ये तटीय है, ठीक है। और तटीय में भी क्या पर्वतीय है या फिर कांप मिट्टी का? तो ये कांप मिट्टी वाला द्वीप है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट? बे। नंबर 3 क्वेश्चन, जहां मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है उसको क्या बोला जाता है? देखिए, मैंने आपको अच्छे से ये चीज समझाई थी कि जब नदियां पर्वतों से अपना उतरती है, ठीक है, बहुत सारा अवसाद लेकर उतरती है, तो यहाँ पर पर्वत की जो जड़ है यहाँ पर बहुत सारे कंक्रीट पत्थर इकट्ठा कर देती है। क्यों? क्योंकि अब मैदान आ गया और ये इतना सारा वजन है, जो लोड है वो लेकर नहीं चल पाती, तो इन जलोढ़ों को ये यहीं इकट्ठा कर देती है, जो भारी चट्टानें वगैरह होती है। अब अगर चट्टानें इनके साथ भारी होगी तो इनमें ये जो पानी है ये जस्ट पर्वतों के जड़ों में उतरते ही इन चट्टानों में गायब हो जाएगा, नदियों का पानी दिखेगा ही नहीं हमें। इनको बोलते हैं भाबर, इनको बोलते हैं भाबर, जो कि सबसे उत्तर का भूभाग है, आकृति है, ठीक है। इसके जस्ट बाद में जो ही ये चट्टानें खत्म हुई, छोटे छोटे जो मिट्टी कांप बची है वहां पानी तैर कर भूमि के ऊपर आ गया, इसको बोल देंगे हम तराई, जो कि भाबर के जस्ट दक्षिण में है। तराई के बाद में ज्यों ही नदियों ने अपना रास्ता पकड़ा, ज्यों ही नदियों ने अपना ढलान की ओर रास्ता पकड़ा, तो वहां पर कभी कभी बाढ़ आई, नदी में बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ और एकदम से बढ़ा तो दूर तक बढ़ी, दूर तक बढ़ी तो अपना कंक्रीट वगैरह यहाँ तक जमा करा दिया, ठीक है। तो कभी कभी जब बाढ़ आई तभी, यानी ये पुराना वाला, तो इसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। ये कौन सा हो गया? बांगर, जो कि तराई के जस्ट बाद में है। और बांगर के बाद में जो हर बार नदियां यहाँ से निकली, तब तब निकली, तब तब वहां कांप मिट्टी बिछा दी और मैदान को उपजाऊ बनाती गई, तो इसको बोलते हैं हम खादर प्रदेश। यानी जब जब नदी निकली तब तब यहाँ ये जो कांप मिट्टी यानी परत, नई उपजाऊ परत बिछाती गई, तो इसको बोल दिया इसने क्या? खादर, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार ये हिमालय से प्रदेश हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम है, इनका क्रम भी पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको इजीली समझ आ गया होगा। प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण, यानी जो मिट्टी हमेशा हर वर्ष जब जब नदी आई और बिछाई, उसको बोलते हैं हम खादर। तो इसमें खादर ऑप्शन है द, तो ये द करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये अपने तीनों क्वेश्चन हो गए। आगे अति लघु उत्तरात्मक है और लघु उत्तरात्मक ये भी देख लेना, इनके बारे में हमने पाठ में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तल्ली, जो टीलों के बीच वाला निम्न क्षेत्र, मर्ग, कश्मीर में घास के मैदान, कोंकण तट, जो कि पश्चिमी अपना जो तट है उसके उत्तर वाला भाग कोंकण और दक्षिण वाला मालाबार। इस प्रकार ये क्वेश्चन देख लिया हमने और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है हमने। कौन सा? भारत का भौतिक विभाजन। अब आगे कल का जो वीडियो होगा, कल का जो लेक्चर होगा, उसमें नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद।